नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर मैं सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय का पाठ 2 वन्य एवं वन्य जीव संसाधन आपके सामने आज कराऊंगा। देखिए, हमने इसके भाग 1 में अभ्यास के प्रश्न उत्तर और पाठ का संक्षिप्त सार कराया था, लेकिन आज जो हम भाग 2 में कराने जा रहे हैं वो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, जो कि 20 से 30 शब्दों में आपको देने होंगे। और आपके एग्ज़ाम में 20 या 30 शब्दों में जो प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं उनमें से ही ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, आज प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं और मैंने बताया कि इस पाठ का नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इससे पहले हमने संसाधन वाला लेसन किया था। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन में सबसे पहला प्रश्न, भारत जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश है। स्पष्ट कीजिए कैसे। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। कैसे? भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। भारत के अंदर जितनी भी विश्व के अंदर उपजातियां पाई जाती है उनका 8% भाग भारत में ही पाया जाता है और इसकी संख्या लगभग 16 लाख है। और ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। देखिए, दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है दुर्लभ प्रजातियां कौन सी प्रजातियां है। अभ्यास के अंदर हमने कई प्रजातियों के बारे में जिक्र किया था। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्लभ प्रजातियां। जिन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है, जिन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है उन्हें दुर्लभ जातियां माना जाता है। इन जातियों में सबसे पहले हिमालय का भूरा भालू, एशियाई भैंस, मरुस्थलीय लोग और हॉर्नबिल। देखिए, हिमालय का भूरा भालू, एशियाई भैंस और मरुस्थलीय लोग और हॉर्नबिल, ये सभी प्रजातियां जो है दुर्लभ प्रजातियों के अंदर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिनके लुप्त होने का खतरा, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। यदि इनको लुप्त करने वाली परिस्थितियां ऐसे ही बनी रही तो इनका जीवित रहना काफी कठिन है। और काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर आदि इसी प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। संकटग्रस्त जातियां जिनका लुप्त होने का खतरा है, दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम है। इसके बाद आती है स्थानिक जातियां। ऐसी जातियां जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उन्हें हम स्थानिक जातियां या उपजातियां कहते हैं। जैसे निकोबारी कबूतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही पाया जाता है। अंडमानी टीला, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, जो बैल की तरह होता है, सांड की तरह होता है, उसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है लुप्त जातियां कौन सी होती है। वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, यानी कि जो लुप्त हो चुकी है। जैसे हम बात करें एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये जो है लुप्त जातियां है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में सुभेद जातियां कौन सी है, उदाहरण देकर बताइए। वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, जिनकी संख्या लगातार घट रही है, जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन, एशियाई हाथी, नीली भेड़,
ये सभी जातियां जो है सुभेद जातियों के अंतर्गत आती है। और ये कहना चाह रहा है यदि इनको घटाने वाली परिस्थितियां ऐसे ही रही तो इनकी संख्या भी और भी ज़्यादा घट सकती है। इसलिए घटने के बाद हम इन्हें संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत रखना स्टार्ट कर देंगे यदि ऐसा ही चलता रहा तो। प्रश्न नंबर 7, एशियाई चीता कहाँ पाया जाता है? देखिए एशियाई चीता, और यह क्यों विलुप्त हो रहा है? देखिए 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। 20वीं सदी से पहले जो चीते की बात करें वो अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले थे। इनके आवासीय क्षेत्र के छिन जाने और शिकार के कारण ये लुप्त हो चुके हैं, और भारत में तो इन जातियों को 1952 में लुप्त घोषित कर दिया था। इन सभी जाति जैसे कि बात कर रहे हैं हम एशियाई चीते की, इसको हमने लुप्त घोषित कर दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में देखिए एशियाई चीते की 2 विशेषताएं बताइए। ये दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। ये दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है और यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। इसकी पहचान इसकी नाक के दोनों ओर इसकी आंखों के कोनों से इसके मुंह तक बहते हुए आंसुओं जैसी रेखाएं बनी हुई है। तो एशियाई चीते की विशेषताएं, एक तो सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव और जिसकी रफ्तार 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, उपनिवेशी वन नीति को किस प्रकार वन की समाप्ति के लिए दोषी माना जाता है? उपनिवेशी सरकार की वृक्षारोपण नीति ने वन संपदा को बहुत हानि पहुंचाई। ब्रिटिश सरकार अपने वाणिज्यिक दृष्टि से बड़े पैमाने पर वृक्षों का रोपण किया। उदाहरण के तौर पर हिमालय में चीड़, पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों को हानि पहुंची, क्योंकि उपनिवेशी सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अपने फायदे के लिए हिमालय में चीड़ के और पाइन के पौधों को लगाना स्टार्ट किया, जिससे हिमालय में ओक के वृक्ष जो कि एक औषधि में प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरा रोडोडेंड्रोन नामक एक पौधा जो कैंसर की बीमारी के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, उन पौधों को हानि, उन वनों को हानि पहुंचनी स्टार्ट हुई। प्रश्न नंबर 10, आज बाघों के सामने कौन कौन से खतरे हैं? देखिए उनके आवासों की संख्या घटती जा रही है, उनका भोजन बनाने वाली प्रजातियों की समाप्ति हो रही है, और बाघों की खालों का अवैध व्यापार हो रहा है, इसलिए बाघों की संख्या घटती जा रही है। प्रश्न नंबर 11 में खनन पर्यावरण को कैसे क्षति पहुंचाता है? देखिए खनन जो है वनों और वन्य प्राणियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जैसे पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन से बक्सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है। इस खनन प्रक्रिया ने बहुत सी प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया। देखिए खनन जो है वनों वाले क्षेत्रों में होता है और वहां से वनों को काट दिया जाता है। वन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जीवों के लिए आवास का स्थान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खनन जो है पर्यावरण को क्षति यानी कि नुकसान पहुंचाता है। हिमालय यव पर नोट लिखना, हिमालयन यव पर नोट लिखना है। देखिए हिमालय का यव चीड़ की प्रकार का एक पौधा होता है। यह अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसके पेड़ की पत्तियां, छाल, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो कुछ कैंसर रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज इस पौधे की यह प्रजातियां अधिक शोषित या शोषण का शिकार है, जिसके कारण इनकी प्रजातियां है उसको खतरा पैदा हो गया है। पिछले 10 वर्षों में हिमालय और अरुणाचल प्रदेश में इस जाति के हजारों वृक्ष सूख गए। अब देखिए
जिससे मेडिसिन्स बनती है, दवाइयाँ बनती है, उन पौधों को भी पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से या फिर किसी अन्य कारण की वजह से ये वृक्ष धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, सूख रहे हैं। तो जैसे कैंसर जैसे रोगों की बीमारी से बचने के लिए इन पौधों का, इन वृक्षों का यूज किया जाता है। इनकी पेड़ की छाल, पत्ते, तने, ये सभी चीज़ें, इनसे टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के रोगी के उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। देखिए वन्य जीवों के आवास का विनाश हो रहा है, इस वजह से जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, दावानल वनों में आग और वन्य प्राणियों को विष देना, ये सभी जो कार्य है मानव के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे भारत में जैव विविधता कम होने के अधिक से अधिक जो कारक उभर कर आ रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, भारत में पर्यावरण विनाश के कुछ कारण लिखिए। देखिए भारत में पर्यावरण विनाश निम्नलिखित कारण है। संसाधनों का असमान बंटवारा व असमान उपयोग, ये पर्यावरण का विनाश का कारण है। पर्यावरण के रखरखाव के उत्तरदायित्व में असमानता, पर्यावरण के जो संसाधन हैं उनको अच्छी तरह से नहीं रखा जा रहा और बढ़ती हुई जनसंख्या से अत्यधिक संसाधनों का उपभोग बढ़ता है, जिससे संसाधनों का भी और साथ ही साथ पर्यावरण का विनाश भी होता है। प्रश्न 15 में भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया और इसके क्या उद्देश्य थे। देखिए भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य वन्य प्राणियों के शिकार को रोकना, वन्य प्राणियों के शिकार को रोकना, उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और उनके अवैध व्यापार को रोकना, ये सभी मुद्दे जो थे भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते थे। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं कि भारत के किन्हीं 4 बाघ आरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखिए। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में है। मानस बाघ रिजर्व असम के अंदर है। पेरियार बाघ रिजर्व केरल के अंदर है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, स्थायी वन क्या होते हैं और इनका क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है। आरक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का सबसे अधिक क्षेत्र है और इस राज्य में कुल वनों का 75% भाग आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब और कहां आरंभ किया गया था और इसके अंतर्गत किन वनों का बचाव किया गया। देखिए संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रमों का औपचारिक रूप से आरंभ 1988 में हुआ और उड़ीसा राज्य ने इसका पहला प्रस्ताव पास किया। इसके अंतर्गत जो क्षारीय वनों का बचाव किया जाता था। प्रश्न नंबर 19 में देखिए, चिपको आंदोलन बहुत ही जरूरी है, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड प्रश्न है। तो चिपको आंदोलन ने हिमालय के कई क्षेत्रों में वनों के विनाश को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अदा की। इस आंदोलन ने वृक्षों को काटने से बचाने में बहुत सहयोग दिया और यह आंदोलन या इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि स्थानीय लोग जो थे वो किस तरह वनों को बचा सकते हैं। पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। किस तरह स्थानीय वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 20, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। देखिए, हाथी परियोजना आरंभ की ताकि हाथियों की संख्या बढ़ाई जा सके। बाघ परियोजना के अंतर्गत 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बनाकर साझा वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया, जिससे वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, उनका अधिक से अधिक उपाय हो सके। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। देखिए, भावी पीढ़ी के लिए या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा करने के लिए एक प्राकृतिक क्षेत्र रखा जाता है, उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसमें वनस्पति और जीवों को उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में संरक्षण दिया जाता है। आरक्षित वन क्या होते हैं? इन वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है और इनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। वनों के लाभ बताइए। देखिए, वनों के बहुत ही ज्यादा लाभ है। वनों से पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। इसमें वन्य जीवों को प्राकृतिक आश्रय मिलता है। ये वर्षा लाने में सहायक है, मृदा अपरदन को रोकते हैं, औषधि वनों से प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी भी वनों से प्राप्त होती है। तो इस तरह वनों से हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ है। वन जो है हमारे पारिस्थितिक संतुलन को भी बनाकर रखते हैं। वनों से हम अपने घरेलू आवश्यकता जैसे इमारती लकड़ी चाहिए होती है, घर के लिए जो सुंदरता वाले आर्टिकल्स होते हैं वो, और औषधि, क्योंकि वनों में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। जैसे हिमालयन वन की बात करें या वन की बात करें तो उससे एक टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है जो कैंसर के रोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रसायन पदार्थ है। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को हमने किया, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। थैंक यू।